ससुराल में काली और गोरी बहू की इज्जत। आस्था अपने दोनों बेटों रोहन और रौनक की शादी करके अपनी बहुओं रीमा और जीविका के साथ रहा करती थी। रीमा अमीर घराने की सुंदर लड़की थी जो अपने साथ शादी के दहेज में ढेरों सामान लेकर आई थी, लेकिन जीविका किसी अमीर खानदान से नहीं थी, इसीलिए आस्था उससे खुश नहीं रहती थी। बहू, अरे रीमा बहू। जी मम्मी जी। अरे ये बुढ़िया हमेशा ही मेरे पीछे पड़ी रहती है। बहू, तुझे कामों में लगे कितनी देर हो गई है, तूने कुछ खाया पिया भी है? मम्मी जी अभी तक तो नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं खा लूंगी। अरे ऐसे कैसे चिंता ना करूं, एक तू ही तो मेरी अच्छी बहू है जिसे मैं शान से किसी को दिखा सकती हूँ। चल अब जल्दी से पहले कुछ खा ले। मम्मी जी वो मैं ना जरा डाइटिंग पर हूँ। ओहो, बस कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं, इधर आ। लगता है ये बुढ़िया पीछा नहीं छोड़ेगी। आस्था अपनी अमीर बहू को अपने हाथों से खाना खिलाती है, वहीं दूसरी तरफ भूखी प्यासी कामों में लगी जीविका ये सारा मंजर देखकर दुखी हो गई। हे भगवान, ये दुनिया पैसे और रंग में इतना भेदभाव क्यों करती है? मैं चाहे कुछ भी कितना ही अच्छा क्यों ना करूं, माँ को बस भाभी ही अच्छी लगती हैं। जीविका एक गरीब परिवार से थी, उसका रंग भी सांवला था, इसीलिए आस्था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ रीमा गोरी और अमीर परिवार से थी, इसीलिए आस्था उससे बहुत प्यार किया करती थी। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे आस्था की नफरत जीविका के लिए बढ़ती ही जा रही थी। अरे सुन कल्लो। जी माँ जी, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? वरना क्या इस घर में कोई और कल्लो है? बोल। आज पड़ोस वाली कमला एक दावत का निमंत्रण देकर गई थी, मैं रीमा को लेकर वहीं जा रही हूँ। और माँ मैं? तू? अरे तुझे किसने बोला जाने को? तुझे ले जाना तो अपनी ही बेइज्जती कराना है। मैं तो पछताती हूँ मेरे बेटे की शादी तुझसे करवा के। अरे वरना मैं करवाती अपने रोहन की शादी भी किसी रीमा जैसी अमीर और खूबसूरत लड़की से, तो आज मुझे ये दिन तो ना देखने पड़ते। तभी वहाँ तैयार होकर जीविका भी आ गई। आई एम रेडी मम्मी जी, चले? आए हाय, नजर ना लगे मेरी फूल जैसी बहू को, चांद का टुकड़ा है बिल्कुल। जरा तू देख अपनी शक्ल, आई बड़ी मेरे साथ जाने वाली। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव क्यों करती हो? क्या सिर्फ रंग रूप का अच्छा होना ही अच्छा होता है? बाकी इंसान का दिल कोई मायने नहीं रखता है क्या? अच्छा, तो अब तू मुझसे भी जुबान चलाएगी? अभी रुक, बताती हूँ। बिल्कुल मम्मी, अब इस कल्लो की खाल मसाला मांग रही है। आस्था ने अपनी झाड़ू उठाई और जीविका की खूब पिटाई की। रीमा खड़ी हुई ये सारा मंजर देखकर जोर जोर से हंस रही थी। अब आया मजा? बोल, अब भी जाना है तुझे? आई बड़ी मेरे साथ जाने वाली, चुपचाप यहीं रहे घर में, और सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? आस्था और रीमा दोनों चली गईं। बेचारी जीविका घर में अकेली पड़ गई थी। अपनी सास के इतना बुरा सलूक करने पर भी जीविका ने उसे एक गलत शब्द तक नहीं कहा। मेरी किस्मत में शायद बचपन से यही सब लिखा है। बचपन में मेरे रंग की वजह से मेरी माँ कभी मेरी अपनी ना हो सकी, और अब शादी के बाद मेरी सास। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन सब कुछ जरूर ठीक होगा। बेचारी जीविका आंखों में आंसू भरे और मन में एक उम्मीद लिए हुए अपने कामों में लग गई। इसी तरह से दिन पे दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन जीविका, आस्था और रीमा एक साथ बाजार जा रही थी। मम्मी जी, मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है। अच्छा ठीक है, तू ब्यूटी पार्लर भी चली जाना, लेकिन पहले वो चीज़ तो खरीद ले जिसे खरीदने के लिए हम आए हैं। ओके, लेकिन ज़रा जल्दी खरीदना। आस्था और रीमा बातों में इतनी मग्न थी कि उन्होंने सड़क पर चलते समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन जीविका सब कुछ देख रही थी। एक गाड़ी तेजी से आस्था और रीमा की तरफ बढ़ रही थी। नहीं, अगर मम्मी जी और भाभी इसी तरह से चलती रहीं तो इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। जीविका तेजी से भागी और आस्था और रीमा को एक जोर का धक्का मारा। ये क्या कर रही है बदतमीज? What the hell? तुम्हें अचानक क्या हुआ? इससे पहले जीविका कुछ बोलती या फिर वहां से हटती, गाड़ी उसे आकर टक्कर मार देती है, लेकिन जीविका को ज्यादा चोट नहीं आई थी। ये सारा मंजर देख आस्था को बहुत हैरानी हुई। बहू उठ, तू ठीक तो है? कहीं लकी तो नहीं ना तेरे?
जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आप दोनों को धकेला था, कहीं आपको तो नहीं लगी ना? ऐसे में भी तुझे हमारी फिक्र हो रही है, कमाल है। चलो अच्छा ही है कि काली कलूटी को कहीं चोट नहीं आई, नहीं तो पैसा भी खर्चा होता और इनकी खिदमत भी करनी पड़ती। रीमा का ऐसा घमंडी व्यवहार देखकर आस्था को गुस्सा आ गया। ये तू बहू से किस तरह से बात कर रही है रीमा? भूल मत, इसने मेरे साथ तेरी भी जान बचाई है। अरे जरा सी भी अगर इंसानियत है तेरे अंदर तो जरा सोच, हमने इस बेचारी के साथ क्या कुछ गलत नहीं किया। ये चाहती तो हमें उस गाड़ी के नीचे आने देती, लेकिन ये इसकी अच्छाई है कि इसने हमारे इसके साथ इतना गलत करने पर भी हमें बचाया। अरे बुढ़िया, मुझे मत समझा, मैं जानती हूँ कि क्या सही और क्या गलत। भाभी जी, ये आप माँ से किस तरह बात कर रही हो? चल चल चुप कर। मैं तो शुरू से ही अपनी इस बुढ़िया सास से परेशान थी, हमेशा मेरे पीछे पीछे मेरी पूंछ बने रहना। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन मम्मी जी, आज से आपसे कह रही हूँ मैं कि मैं अब और आपके और इस काली कलूटी के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने पति रौनक जी के साथ अलग हो रही हूँ। अरे बेहया औरत, तुझे जो करना है कर, लेकिन यहाँ रास्ते में तो बात का पतंगड़ मत बना। आस्था, रीमा और जीविका तीनों घर आ गई। घर आकर रीमा अपने पति रौनक के साथ घर छोड़कर चली गई। आय हाय मेरी फूटी किस्मत, ये मुझे मेरे ही कर्मों की सजा मिल रही है। अगर जीविका, मैंने तेरे साथ इतना गलत ना किया होता तो आज मेरा बेटा मुझे छोड़ कर ना जाता। मुझे माफ कर देना जीविका, हो सके तो इस बुढ़िया पर थोड़ा सा रहम करके इस बुढ़िया को माफी दे देना। वैसे मैं माफी के लायक तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। जो हुआ सो हुआ, अब से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो कितनी खूबसूरत है बहू, तेरी ये खूबसूरती मैं आज देख पा रही हूँ। जीविका ने अपने अंदर की खूबसूरती से आस्था का दिल जीत लिया था। रीमा भी अब उनकी जिंदगी से चली गई थी और अब रोहन, जीविका और आस्था एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। ओहो, आज तो मुझे बहुत ही देरी हो गई है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश को भी अभी ही होना था। हे भगवान, घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अंजलि दिन भर की मेहनत करने के बाद राशन ले जाते हुए बारिश में भीग जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ भी बिस्तर पर लेटी हुई बारिश की वजह से भीग जाती है। अरे ये क्या माँ, आप तो पूरी तरह से भीग गई हो, किसी को आवाज ही लगा देती। बेटी, मैंने आवाज तो बहुत लगाई थी, लेकिन गांव के किसी भी लोगों को मेरी आवाज शायद सुनाई ही नहीं दी। माँ, आप इस तपती हुई छत की वजह से तो आप पूरी भीग गई हो। चलो मैं आपके कपड़े बदल देती हूँ। अंजलि अपनी माँ के कपड़े बदल देती है, जिसके बाद वो पानी टपकने वाली जगहों पर बर्तन लगा देती है और अपनी माँ के लिए चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। उसकी माँ अपाहिज थी, जिसके चलते ना तो वो चल सकती थी, ना ही उसके हाथ पैर काम करते थे। माँ, ये लो खाना खा लो। अंजलि अपने ही हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाती है। खाना खाते हुए बेचारी सुमित्रा रोने लगती है। बेटी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। आज अगर तू ना होती तो पता नहीं क्या होता। तेरे बिना इस बूढ़ी माँ की जिंदगी अधूरी है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये सब सोचने की जरूरत नहीं है आपको। मैं हमेशा आपके ही साथ रहूंगी। मेरा भी इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। नहीं बेटी, एक दिन जब तेरी शादी हो जाएगी तो तू अपनी इस गरीब माँ को छोड़कर चली जाएगी। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? यदि शादी करके मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ा तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। ऐसा कहकर वो अपनी माँ को खाना खिला देती है और उनको खाने के बाद दवाई देकर सुला देती है। लेकिन बेचारी अंजलि पूरी रात भर करवटें ही बदलती रह जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वो उठकर अपनी और अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी एक साथ नाश्ता करती हैं। माँ, ये लो, मैंने आपके सिराने आपकी दवाई और दोपहर का खाना रख दिया है। दोपहर में पड़ोस की काकी आपको खाना खिलाने आ जाएंगी। मुझे आज शाम को थोड़ी देरी हो जाएगी, तो आप चिंता मत करना। ठीक है बेटी। अंजलि काम करने के लिए घर से निकल जाती है, जहाँ वो फैक्ट्री में पहुंचकर काम में लग जाती है। शाम को काम खत्म होने के बाद जब वो वहाँ से वापस घर के लिए निकल रही होती है कि तभी उसका रास्ता विक्रम रोक लेता है। आखिर क्या बात है यार, तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? मैं तुम्हें अनदेखा नहीं कर रही। तो फिर मुझे सब कुछ बताओ, क्या हुआ है? सब लोग हमें देख रहे हैं, कहीं और जाकर बात करें। विक्रम अंजलि को अपने साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां अंजलि उससे कहती है, देखो विक्रम, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी गरीब माँ का मैं ही सहारा हूँ। मैं शादी करके उन्हें नहीं छोड़ सकती।
तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए। लेकिन तुम्हारी माँ क्या कहेंगी? कहेंगी कि बहू अपने साथ दहेज में अपनी माँ को लेकर आई है। तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये सब मैं संभाल लूंगा। बस तुम मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दो। अंजलि विक्रम से शादी करने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद विक्रम एक मंदिर में ले जाकर अंजलि से शादी कर लेता है और दोनों सावित्री का आशीर्वाद लेने उसके पास जाते हैं। तुम दोनों को शादी के जोड़े में देखकर मुझे खुश होना चाहिए या ये सोचकर दुखी होना चाहिए कि मेरी बेटी अब मुझसे दूर हो जाएगी? नहीं माँ, आप मुझसे दूर नहीं होगी। चलो आप मेरे साथ मेरे ससुराल में रहोगी। अंजलि अपनी माँ को व्हील चेयर के साथ अपने ससुराल में ले जाती है। जब विक्रम और अंजलि को विक्रम की माँ शादी के जोड़े में देखती है तो वो हैरान रह जाती है। विक्रम, ये सब क्या है बेटा? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तू एक फकीर की लड़की से शादी करेगा। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आज से अंजलि इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है और उनकी माँ इसी घर में रहेगी। विक्रम, तुम पागल हो गए हो क्या? ये मेरा घर है, ना कि कोई धर्मशाला जहाँ कोई भी मुंह उठाकर आएगा मैं उसे रख लूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, फिर ये घर मेरा भी नहीं है। मैं अपनी पत्नी और उसकी माँ को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अपने बेटे की ममता में शोभा अपने बेटे को रोक लेती है, जिसके बाद वो घर का गेस्ट रूम खाली करवाकर उसमें सावित्री को रहने की जगह दे देती है। अंजलि बेटी, मैं नहीं चाहती कि तेरी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी अड़चन आए। मैं यहाँ से चली जाती हूँ बेटी। नहीं माँ, मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकती। माँ जी, आप जैसे अंजलि की माँ हो वैसे ही मेरे लिए भी माँ हो और आपका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। चलिए, मैं आपको आपके कमरे में ले चलता हूँ। विक्रम सावित्री को उसके कमरे में ले जाता है। ये सारा तमाशा देख शोभा की बेटी अनाया उससे कहती है, सुना था लड़कियां दहेज में खूब सारा सोना, पैसे और घर का सामान लेकर आती है, लेकिन यहाँ तो हमारी भाभी जी दहेज में अपनी माँ को ही लेकर आ गई। ऐसी बहू तो मैंने कभी नहीं देखी। चिंता मत करो, ये अपाहिज औरत इस घर में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। इसके साथ साथ इसकी बेटी भी इस घर से रफा दफा हो जाएगी। उस दिन के बाद से शोभा बेचारी अंजलि और उसकी माँ के ऊपर अत्याचार करने लगती है। एक दिन गार्डन में सावित्री ताजी हवा खा रही थी, तभी शोभा वहाँ आ जाती है। इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ती हो क्या? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ये लो, यहाँ पाइप पकड़ो और पौधों को पानी देती रहो। शोभा उसके हाथ में पानी का पाइप पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके चलते सावित्री के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। उसी समय ठंडी ठंडी हवा चलने के कारण उसे हल्का सा बुखार भी होने लगता है। जैसे ही अंजलि उसे इस हालत में देखती है, उसके पास आती है और उसके हाथ से पाइप हटाकर पूछती है, अरे माँ, आपको ये पाइप किसने दिया? कुछ नहीं बेटी, तुम तो जानती ही हो। दरअसल मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ रोजाना आती हूँ तो इन बेचारे पौधों को पानी ही दे दूँ। सावित्री बातों को घुमा देती है, लेकिन अंजलि को समझने में देरी नहीं लगती, जिसके चलते वो रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है, ये सब मेरी ही गलती है माँ, मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अंजलि सावित्री को कमरे में ले आती है और उसके कपड़े बदल देती है, जिसके बाद वो रसोई में सबके लिए खाना बनाने जाती है। आज खाने में तुम क्या बना रही हो? माँ जी, मैं खाने में दाल, चावल और चोखा बना रही हूँ। अच्छा चलो, अच्छी बात है। वैसे तुम्हें विक्रम बुला रहा था, जाओ जाकर देख लो। विक्रम का नाम सुनते ही अंजलि फौरन रसोई से निकल जाती है, जिसके बाद शोभा सारे खाने में खूब सारी मिर्ची और नमक डाल देती है। आज तो मैं इन दोनों माँ बेटी को घर से निकाल कर ही रहूंगी। खाने की टेबल पर सभी खाना खा रहे होते हैं कि तभी शोभा को खाना खाते ही बहुत तेज मिर्ची लगती है। रुक जाओ विक्रम, तुम खाना मत खाना, इसमें बहुत सारी मिर्चियाँ डाली हुई हैं। लगता है ये दोनों माँ बेटी मुझे मारना चाहती हैं। विक्रम ये सुनने के बाद अपने खाने का एक निवाला खाता है। अरे, मेरे खाने में तो कुछ भी नहीं है, फिर इतनी सारी मिर्चियाँ माँ तुम्हारे खाने में कैसे आई? तुम्हारी पत्नी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, शायद इसी वजह से वो मुझे मारना चाहती है। शोभा ऐसा कहकर विक्रम के सामने रोने लगती है। तभी अंजलि अपने पति के पैरों के पास आकर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, नहीं, मेरी बात का विश्वास मानिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उठो अंजलि, मुझे सब कुछ पता है, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब तो माँ की ही चाल थी। मैंने माँ को अपनी आंखों से खुद देखा था। अपनी सच्चाई अपने बेटे के सामने आते ही शोभा सब कुछ सच उगल देती है। माँ, मैं इस घर में अब और नहीं रह सकता। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। विक्रम अपनी पत्नी और उसकी माँ के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है और खुशी खुशी रहने लगता है।